अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर जजेस। कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जब हम सेक्शन 4 को रीड करते हैं तो सेक्शन 4 को रीड करने से हमें पता चलता है कि ये किसके रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग। अब आपका एक टर्म और होता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके फ्यूचर में हैपन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो चीजों को कवर करता है। एक कवर करता है आपका प्रेजेंट के रिगार्डिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह प्रेजेंट में हो रहे हैं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके फ्यूचर के लिए हो रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट वाला है वो क्या कहलाता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रेजेंट में हो रहे हैं सेल के रिगार्डिंग, उनको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और जो आपके फ्यूचर में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, इट इज अ वाइडर टर्म एंड इट कवर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑल्सो। अब सबसे पहले हम आपके एसेंशियल्स देख लेते हैं कि सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्या क्या एसेंशियल होते हैं। नंबर 1, दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग, बायर एंड द सेलर। नंबर 2, वहाँ पर या तो सेल होता है या फिर एग्रीमेंट टू सेल होता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या तो सेल होता है या फिर आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है? जो ट्रांसफर्स वर्ड जो लिखा हुआ है, ट्रांसफर्स, ये वर्ड शो करता है कि वहां पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल होता है। और जहां पर लिखा हुआ है एग्री टू ट्रांसफर, वहां पर किसकी बात कर रहा है? वहां पर बात कर रहा है आपका एग्रीमेंट टू सेल की, एग्रीमेंट टू सेल की। और प्लस वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जो कि बायर और सेलर के बीच में होता है, या तो सेल के लिए या फिर एग्रीमेंट टू सेल के लिए, वो किस चीज के रिगार्डिंग होता है? द नेक्स्ट एसेंशियल इज फॉर प्राइस। मींस प्राइस क्या है यहां पर? प्राइस जो है वो आपका कंसिडरेशन मनी है। तो जब हम बोलते हैं या फिर बात करते हैं सेल, सेल का मीनिंग क्या होता है? सेल का मीनिंग होता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब जब हमें सेल समझना है तब हमें दो वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो कौन से दो वर्ड हैं? एक है आपका ट्रांसफर और दूसरा है आपका प्रॉपर्टी। ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है? ट्रांसफर का मीनिंग होता है द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट या फिर राइट, द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट या फिर राइट। राइट और इंटरेस्ट जो है वो आपके सिनोनिम है, आप जिसको यूज करना चाहें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसफर क्या हो गया? जैसे ही न्यू इंटरेस्ट या फिर न्यू राइट क्रिएट हो गया, वो आपका ट्रांसफर हो गया। दूसरी चीज प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है आपका दैट इज इंटरेस्ट या फिर राइट। अब जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो जो इंटरेस्ट है या फिर राइट है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मींस इंटरेस्ट या फिर राइट जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपका वो इंटरेस्ट होता है जहां पर आप अपने सारे राइट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। और इसको एक टर्म और बोला गया है, और वो क्या है? दैट इज जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज जनरल प्रॉपर्टी।
मीन्स जहां पर आपने अपना सारे राइट ट्रांसफर कर दिए, इट मीन्स आपने क्या कर दिया, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक के रिगार्डिंग, तब वहां पर क्या होता है, वहां पर सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पेशल प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसको स्पेशल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब जब हम सेल करते हैं तो सेल में क्या होता है, सेल में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। मींस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के रिगार्डिंग न्यू इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द बायर। पहले जो ओनर था वो कौन था, पहले सेलर था, फिर अब जब ट्रांसफर हो गया मींस न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, किसके लिए क्रिएट हो गया, बायर के लिए क्रिएट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफर हो गया। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। अब जब हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 11 की, तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में जो है वो प्रॉपर्टी को बताया गया है कि सेक्शन 2 क्लॉज 11 में प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बोला गया है प्रॉपर्टी का मीनिंग है जर्नल प्रॉपर्टी। इट मींस यहां पर किसकी बात करी जाती है, यहां पर बात करी जाती है आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट ओनरशिप, या फिर आपका जर्नल प्रॉपर्टी। जो टर्म आपको आसानी से समझ में आ जाए आप उसको वो लिख सकते हैं। अब जब हमने सेल को समझ लिया तो सेल में क्या होता है, सेल में जैसे ही न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू द बायर, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर सेल हो जाएगा। मींस सेल में क्या होता है, सेल में इमीडिएटली राइट या फिर इंटरेस्ट क्या कर जाता है, वेस्ट कर जाता है, किसमें, दूसरे पर्सन में। इमीडिएटली जैसे ही न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, अगर प्रेजेंटली क्रिएट हो गया दैट इज सेल, अगर न्यू इंटरेस्ट आप फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हो देन दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। अब एक चीज और समझनी है, और वो हमें क्या समझनी है, वो हमें ये समझनी है कि ये ट्रांसफर एक टर्म हो गया जिसमें हमने देख लिया कि ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है। एक टर्म होती है आपका डिलीवरी और एक टर्म होती है आपका प्राइस। क्या ये तीनों जो हैं उनके सेम मीनिंग होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखिए, सेल, दैट इज ट्रांसफर, डिलीवरी और प्राइस, ये तीनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसफर का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट, द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। जैसे ही न्यू इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। मींस डिलीवरी में क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर करी जाती है। तो ये तो डिलीवरी तो आपका सेल नहीं है, क्योंकि सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल का मीनिंग होता है द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप। और प्राइस क्या होता है, प्राइस आपका मनी कंसिडरेशन होता है। अब जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो सेक्शन 4 में आपका ये पता चल जाता है कि डिलीवरी जो है वो आपका डिले भी हो सकती है, प्राइस भी जो है वो डिले हो सकता है, इट डजंट मैटर। लेकिन जैसे ही न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो गया वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही सेल हो गया। और अगर न्यू इंटरेस्ट या फिर न्यू राइट फ्यूचर में क्रिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बायर, तब वो क्या होगा, तब वो आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि हमें समझने थे। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सेल क्या होता है। सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमीडिएट ट्रांसफर। किसकी बात करता है सेल? सेल बात करता है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस. This transaction
has an instantaneous effect with the property in the goods passing to the buyer at the moment the contract is made. तो इसमें क्या होता है, सेल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही आपका सेल हो जाता है। डिलीवरी हुई नहीं हुई दैट इज डिफरेंट, प्राइस पे हुआ या नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल के रिगार्डिंग, वहां पर क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। द गुड्स इन द क्वेश्चन वो कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ट्रांसफर यानी कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट ऑफ ओनरशिप इज सेट टू ऑकर एट अ फ्यूचर टाइम। जो कि कब ऑकर होता है, जो न्यू इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप वो फ्यूचर टाइम में क्रिएट हो रहा है और इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। दिस एग्रीमेंट क्रिएट्स अ राइट इन पर्सोनम। और ये जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है वो क्या करता है, वो आपका राइट इन पर्सोनम क्रिएट करता है, मीनिंग इट इज इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफिक पार्टीज इन्वॉल्व्ड। और जब आपका ये राइट इन पर्सनम है तो वो किसके अगेंस्ट आपका इन्फोर्स हो सकता है, ऑब्वियसली स्पेसिफिक पार्टी के रिगार्डिंग इन्फोर्स हो सकता है। द गुड्स, और जो गुड्स जो हैं वो कैसे होते हैं एग्रीमेंट टू सेल में, वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं या फिर वो कंटीजेंट भी हो सकते हैं अपॉन सर्टेन इवेंट्स। तो हमें क्या पता चला कि क्या डिफरेंस होता है आपका सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस ये होता है कि जब सेल होता है तो जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर जाता है सेलर से बायर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर को कब ट्रांसफर हो रहा है, वो फ्यूचर में ट्रांसफर हो रहा है। मींस अगर प्रेजेंट में हो रहा है तब वो क्या है, वो आपका सेल है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और जो ट्रांसफर या फिर जहां पर जो राइट या इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर में आपका एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मींस जहां पर इंटरेस्ट या जो राइट जो है ओनरशिप का वो इमीडिएटली वेस्ट नहीं कर रहा है। The primary difference lies in the timing of the transfer of property. While a sale immediately vests the property in the buyer, an agreement to sale keeps the property with the seller until the specified conditions are met or the agreed upon time arrives. Clear? अब जब हम यहां पर बात करते हैं कि हमें क्यों पता करना है कि ये आपका सेल हो रहा है या फिर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर सेल है तो ओनर कौन है, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो ओनर कौन है। क्योंकि अगर कोई भी आपका गुड्स वगैरह जो है वो लॉस्ट हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग हु विल बेयर द लॉस, यही मेन रीजन है समझने के लिए। हु विल बेयर द लॉस वो कहां पर दिया गया है, सेक्शन 26 में दिया गया है। और सेक्शन 26 का जनरल लॉ क्या बोलता है, सेक्शन 26 का जनरल लॉ ये बोलता है कि इट इज द ओनर हु हैज टू बेयर द लॉस, कि जो ओनर था उस टाइम वो लॉस बेयर करेगा। सेल के रिगार्डिंग जो रिस्क जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर का, क्योंकि जैसे ही सेल हुआ इट मींस नाउ हु इज द ओनर, इट इज द बायर हु इज द ओनर। चाहे बायर को डिलीवरी ऑफ पोजीशन मिला हो या ना मिला हो, चाहे बायर को उस टाइम तक प्राइस मिला हो या ना मिला हो, तो जनरल लॉ क्या बोलता है, जनरल लॉ ये बोलता है इट इज द बायर हु हैज टू बेयर द लॉस। इन अ सेल द रिस्क जनरली पासिस टू द बायर इमीडिएटली, मींस जैसे ही इमीडिएटली आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, रिस्क भी किसके पास ट्रांसफर हो गया, रिस्क भी जो है वो बायर के पास ट्रांसफर हो गया। Upon the completion of the contract, this means that if the goods are destroyed
or damaged after the sale, but before delivery, the loss typically falls on the buyer unless otherwise agreed. इट मीन्स अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया है कि जब तक मुझे, बायर ये बोलता है कि जब तक मुझे मेरे गुड्स डिलीवर नहीं हो जाते हैं, अगर कोई भी लॉस होगा, देन इट इज यू द सेलर हु हैज टू बियर द लॉस. तब वो आपका एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है. जनरल लॉ अदरवाइज क्या है? जनरल लॉ ये है, इट इज द ओनर हु हैज टू बियर द लॉस. एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? क्योंकि जो ओनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो कब ट्रांसफर होगी? वो आपका फ्यूचर में ट्रांसफर होगी. तो उस टाइम ओनर कौन है? जिस टाइम डैमेज हुआ है गुड्स को, या फिर गुड्स जो है वो आपके लॉस हो गए हैं, इट इज द सेलर हु इज द ओनर. तो अगर एग्रीमेंट टू सेल है तब वहां पर कौन लॉस को बियर करेगा? इट इज द सेलर हु हैज टू बियर द लॉस. इन एन एग्रीमेंट टू सेल, the risk remains with the seller until the property in the goods is transferred. Property in goods का मतलब क्या हो गया? Property in goods का मतलब है ownership, that is absolute interest या फिर general property. If the goods are destroyed before the transfer of ownership, the loss is borne by the seller as they are still the owner of the goods. अब आपका रेमेडीज क्या है? रेमेडीज भी जो है वो आपका डिफरेंट हैं, डिफर करती हैं. सेल में डिफरेंट रेमेडी अवेलेबल होगा, एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंट रेमेडी अवेलेबल होगा. जब हम बात करते हैं कि अगर सेल है तो सेल में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? सेल में रेमेडीज आपका ये अवेलेबल हैं कि अगर बाद में गुड्स वगैरह डिलीवर नहीं करता है सेलर, तो बायर क्या कर सकता है? बायर जो है आपका डैमेजेस कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर सकता है. और अगर सेलर किसी थर्ड पर्सन को गुड्स बाद में सोल्ड कर देता है, तो अब वो थर्ड पर्सन से भी जो से बायर है वो गुड्स क्या कर सकता है? वो गुड्स रिकवर करवा सकता है. इन सेल द बायर हैज द राइट टू सू फॉर डैमेजेस, ये हमने देख लिया, एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इफ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, the buyer can also claim the goods from the third parties if the seller wrongfully sells them to others. और एग्रीमेंट टू सेल में क्या रेमेडी अवेलेबल होती है? क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में वहां पर जो बायर है वो ओनर नहीं है, और अगर सेलर जो है वो किसी और को गुड्स सोल्ड कर देता है, तब वो क्या थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकता है? द आंसर इज नो. वो सिर्फ बायर क्या कर सकता है? बायर सिर्फ कॉम्पनसेशन के लिए आपका जा सकता है. इन एन एग्रीमेंट टू सेल द बायर्स रेमेडी आर मोर लिमिटेड. इफ द सेलर फेल्स टू परफॉर्म, द बायर कैन यूजुअली ओनली क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज द पार्टी इन द गुड्स हैज नॉट येट पास्ड. और पार्टी इन वो प्रॉपर्टी इन गुड्स का मीनिंग क्या है? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मीनिंग है ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप अभी पास नहीं हुआ है. आगे चलते हैं. अब ये जो चीज हमने पढ़ा सेल और एग्रीमेंट टू सेल, वो हमें क्या करता है? वो हमें क्लैरिटी देता है कि कब सेल होगा और कब आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा. दूसरी चीज ये हमें बताता है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में हु विल बेयर द लॉस अगर कोई भी डैमेज वगैरह होता है गुड्स को तो. और तीसरा चीज ये आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी बताता है कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं पार्टीज के पास. और चौथा, ये ही सेल और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में हेल्प करता है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे ड्राफ्ट करोगे. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग. तो आई होप अब आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्लियर होगा. इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाकर लाते रहेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तब आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.